साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप पे यूपी पीएससी ने 2014 में जो अपना प्रीलिम्स का एग्जाम कराया था उसमें साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे थे आइए इसको हम डिस्कस करते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं टू द पॉइंट। ठीक, आइए। उस बार यूपी पीएससी ने 2014 में करीब 12 से 13 क्वेश्चन पूछे थे। आइए उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आपको मान लीजिए एक समतल दर्पण है, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई देखनी चाहिए तो आपको याद होगा किसी भी इसका फॉर्मूला होता है, किसी व्यक्ति की जो हाइट है h/2 उसके हाफ लेंथ का हमको समतल दर्पण चाहिए होता है। सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति आपका 6 फीट का है, तो पूछा यह जाए कि इसका पूर्ण प्रतिबिंब मतलब फुल फिगर देखने के लिए किसी मिरर में मिरर की हाइट समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या बोलेंगे आप? 6/2 क्या हो जाएगा? 3 फीट होता है। क्लियर? तो आप कह सकते हैं व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्या हो जाएगा? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, चलिए इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, इसके 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और सामने एक मिरर है, समतल मिरर है, ठीक है, नहीं दुकानों में देखते मिरर लगा रहता है, तो पूछा अगर ये जाता है कि उस मिरर में उस व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, उस मिरर में उस व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है जो आपकी स्पीड एक्चुअल स्पीड है उसको इंटू 2 कर दीजिए, तो इसकी जो मिरर में स्पीड होगी क्या होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है मिरर में, प्लेन जो मिरर होता है उसमें स्पीड जो होती है ठीक डबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलते तो मिरर में हम 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलते। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। आपको पता होगा जो होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा साहब ने नाभिकीय ऊर्जा में बहुत अच्छा वर्क किया था। ठीक है, और आज इंडिया जो टॉप पे चल रहा है, टॉप कह सकते हैं आप, जो न्यूक्लियर एनर्जी में हम टॉप पे है, उसका श्रेय होमी जहांगीर भाभा साहब को जाता है, जिनकी भी एक अस्थमा मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, तो उनका जो पुरस्कार है उनके नाम पे किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाभिकीय एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, मीन्स जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो किस मीडियम में मूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम। तो आपको पता होगा कि जो भी आपकी ध्वनि तरंगे हैं या कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है, इनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ तो चाहिए, बट वैक्यूम में कुछ नहीं होता ना, तो फिर ये ऑप्शन क्या होगा कि तीनों में चल सकती है, इसमें नहीं चल सकती। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ध्वनि तरंगे किसमें तेज चल सकती है, तो आप बोलते हैं वो सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में उससे कम और फिर गैस में उससे कम। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े से और दूर हो जाएंगे, और गैस के क्या वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर ऐसे पूछता तो बोलते हैं कि सॉलिड में सबसे तेज स्पीड पास करेगी, उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ये बिल्कुल से बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कृत्रिम उपग्रह, जो उपग्रह जा रहा है, तो भाई वहां पे हम सौर ऊर्जा के लिए, सॉरी, वहां पे हम विद्युत ऊर्जा के लिए हम क्या दे सकते हैं? थर्मोपाइल या सौर सेल या डायनमो या लघु नाभिकीय की रिएक्टर। मान लिया आपको नहीं आता सपोज के लिए, देखिए हम कैसे एलिमिनेट करते हैं बताइए। डायनमो क्या होता है? डायनमो का काम होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो क्या वहां पे कोई जनरेटर ले जाएंगे हम? नहीं, ऑप्शन हट जाएगा। लघु नाभिकीय रिएक्टर, अरे भाई नाभिकीय रिएक्टर का काम क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर का काम ये होता है ना, इस मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ पे हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, अब इस वाटर को बॉईल करने के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम होगा, पोलोनियम होगा, उसको हम बर्न कराएंगे, पानी बर्न होगा, इससे वैक्यूम भाप निकलेगा, भाप से हम अपना टरबाइन मूव कराएंगे, टरबाइन से डायनमो जुड़ा होगा, तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये भी नहीं होगा। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल से तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो बचा हमारे क्या? सौर सेल, क्योंकि भाई वहां पे सौर सेल में भाई अगर हमने एक बार हमने पूरा इंस्ट्रूमेंट हमने सेट कर दिया तो भाई सोलर एनर्जी तो हर जगह अवेलेबल है, तो वहां से चार्ज होगा, अपना काम करता रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। देखिए क्या है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है, नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले कह रहा है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, इसको क्या कहते हैं हम? टीएनजी बोलते हैं। डाई नाइट्रोटॉलविन, इसको क्या बोलते हैं? डाई टीएनडी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है टीएनटी, टीएनटी, सॉरी टीएनटी है, टीएनटी एक होता है टीएनजी। ठीक है, एक ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, टीएनजी भी होता है, टीएनटी होता है, टीएनजी होता है। यहाँ पर टीएनजी है, टीएनटी, टीएनजी। फिर कह रहा है साइक्लो टेट्रा साइक्लो टेट्रा टेट्रानाइट्रामीन, और लास्ट हमारा क्या रहा है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो आपको पता होगा तीनों के तीनों ही विस्फोटक पदार्थ बम बनाने में काम आते हैं। ठीक है, और उग्रवादियों का तो बिल्कुल फेमस है टीएनटी और टीएनजी। ठीक है, हमारी सेना भी इसको यूज करती है। बट जो आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये जस्ट लाइक निश्चेतक, निश्चेतक कहने का मतलब ये होता है कि बेहोश करने के लिए, जैसे जब किसी को ऑपरेशन करना होता है
तो उसको स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए, जो हम अनकॉन्शियस करने के लिए, डॉक्टर्स जो होते हैं, जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म देते हैं ताकि आदमी वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाए उसका, या कह सकते हैं उसको दर्द ना अनुभव हो, उसका ऑपरेशन हम कर सकें। तो सारे ये तीनों तीनों तो विस्फोटक है। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन क्या है, सॉरी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में क्या है, निश्चेतक की तरह काम करता है, मतलब उसको बेहोश करके रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। अब स्लीप एपनिया जो है, ये निद्रा है, सॉरी, जो स्लीप एपनिया है भयंकर निद्रा दोष है, एक बहुत ही हाई कैटेगरी कह सकते हैं कि स्लीपिंग डिजीज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत उसमें न्यूज में इसलिए आया था। अब ये मान लीजिए कोई सो रहा है, अब देखिए ऑप्शन में हम थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए पहला हमारा कह रहा है कि निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के क्यों क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, सुन लेते हैं इसको भी। निद्रा में आंखें खुली रहती हैं, आपको पता है बहुत से लोग की खुली रहती हैं, ठीक है। फिर निद्रा में बार बार, ठीक है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस बाधित होना। अच्छा जी। लास्ट कह रहा है निद्रा में तीव्र गति से खराटे लेना। ये पता है हर आदमी खराटे लेता है, कभी डिजीज सुना आपने कि नहीं? तो ये तो ऑप्शन हटा दीजिए, इनमें देखते हैं। निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के क्यों क्या कर सकते हैं। मेनली अभी तक मुझे कोई निद्रा में दिखा नहीं चलने वाला, मूवीज में ही दिखते हैं, ठीक है। आइए, वेल इसका आंसर ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सो रहा है बार बार, ठीक है, ये बहुत ही स्लीप एपनी से बहुत ही क्रिटिकल डिजीज है। अब सोने में ही उसकी सांस रुक जाए, बार बार थोड़ी थोड़ी देर सांस रुके, तो एक टाइम ये आएगा वो टपक जाएगा, वो इंसान भगवान को प्यारा हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया कहते हैं। याद रखिएगा, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो सांस रुक जाती है, ब्रीदिंग प्रोसेस रुक जाती है, उसी को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। ठीक है, आइए, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग को कैथ लैब कहते हैं। कैथ लैब, ये तो बिल्कुल फेमस है आपको। कैथ लैब किसको बोलते हैं, आपको पता होगा। अस्पताल में अलग पैथोलॉजी, भाई पैथोलॉजी में क्या होता है, पैथोलॉजी में तो भाई जो आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ये सबको हम डिस्टिंक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर समझ जाइए, इसमें होगा नहीं। कार्डियोलॉजी, इसमें जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, हृदय रोग से, ठीक है। और न्यूक्लियर मेडिसिन, यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन समझ सकते हैं, इसको मतलब ही नहीं। तो कैथ लैब का जो काम होता है ये आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। और कैथ लैब का जो प्रयोग होता है वो इस क्षेत्र में किया जाता है कि जो भी हार्ट से रिलेटेड कह सकते हैं कि जो डिजीज है उसको चेक करने के लिए आपका जो कोऑर्डिनेटरी डिपार्टमेंट होता है, या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसकी पहचान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैथ लैब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार जो समानता पाया जाता है। याद रखिए जो सेरेब्रल पल्सी है ये भी बहुत फेमस हुआ था। सेरेब्रल पल्सी छोटे बच्चों में पाया जाता है, जिसमें उनका जो शरीर जो होता है वो फुल्ली विकसित नहीं हो पाता, उनका जो मस्तिष्क होता है वो फुल्ली, मतलब वैसे बच्चों के हाथ पर थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते प्रॉपरली। ठीक है, जिसको कह सकते हैं आपके अंगघात, ठीक है, थोड़ा सा अंगघात भी कह सकते हैं, या पक्षघात कहते हैं, पैरालिसिस कह सकते हैं तरह से, कि स्पेशल पार्ट में पैरालिसिस हो जाता है, तो बच्चे प्रॉपरली चल नहीं पाते, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कुछ समुद्री जीव जंतु अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो जैसे नहीं हम लोगों ने देखा, समुद्री जीव तो छोड़ दीजिए, हमने देखा था कीड़ा उड़ता था एक, जो लाइट जलती थी पहले, अब तो गायब हो गए कीड़े वो। तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो समुद्री जीव होता है वो अंधेरे में भी लाइट को इमिट करता है। क्या हो जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट है तो प्रयोग में लाई जाती है, वो क्या होती है। तो आपको पता होगा कि इनमें होगा कि जो भी कोरोनरी, पाँव है, सॉरी पाँव है, बहुत पाँव से ली गई शिरा, ये अग्र अग्र है, ये अग्रहाश से ली गई धमनी, सीने और छाती के वक्षस्थल, वक्षस्थल बहुत मात्रा गलती हुई, से ली गई धमनी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा जब किसी को कहते हैं ना बाईपास सर्जरी हो रही है, बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कोरोनरी, कोरोनरी जो धमनी होती है हमारे हार्ट में मिलती है। कहाँ मिलती है, आपको पता, हार्ट हमारा फोर्थ चैम्बर, इसमें हार्ट में मिलती है। तो हार्ट में जो मिलती है, सॉरी फोर्थ चैम्बर ऐसे होगा, ये जो फोर्थ चैम्बर होता है हार्ट हमारा, तो उसमें जो कोरोनरी धमनी होती है इसका काम होता है ब्लड को आराम से पास करना एक जगह दूसरी जगह। होता ही है कि जब बहुत ज्यादा कोई फैटी हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, उसमें बहुत सी दिक्कत होती है, तो उसमें जो कोरोनरी धमनी है वो प्रॉपरली कम नहीं करते, तो ब्लड पास नहीं हो पाता। तो होता ही है कि डॉक्टर जो होते हैं इतनी दूर, मान लीजिए यहाँ पे है, इतनी दूर की धमनी को हम निकाल के लेंगे, मतलब काट देंगे उसको, ठीक है, और उसकी जगह हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई जो नहीं, किसी स्पेसिफिक जगह की लगाएंगे हम, किसी भी जगह की जो धमनी है उसको हम इस जगह पे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सारे के सारे कर सकते हैं, ऐसा इनमें से कोई नहीं दे रखा है, करिए ऑप्शन होता है इसमें से सभी, तो हम लगा देते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी धमनी बाईपास में हम कहीं भी जो हमें समझ में आएगा उस एरिया का लगा के काट के हम यहाँ लगा देते हैं, सिरा फॉर्म में लगा जाता है। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल
रिफॉर्मेशन एक आधुनिक शल्य तकनीक है, किसके द्वारा उपचार करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा ये भी शायद आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा ही दिया था, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रिफॉर्मेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम घुटने के जोड़, एड़ी के जोड़, नितंब के जोड़, सारे के सारे जो भी जोड़ हैं उनको हम रिफॉर्मेशन के थ्रू हम सही कर सकते हैं। इसके सारे ऑप्शन सही थे, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा ही दिया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए देखिए, अब मान लीजिए आपको नहीं आता, ठीक है, तो आदि कुछ तो आता ही होगा। चलिए, तो अब आपको पता है जो विटामिन B12 है इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन मिलते हैं। और आपको पता होगा जो साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट का दिख रहा है आपको, ये रहा कोबाल्ट, तो मतलब ए का टू देखिए कहाँ पे है, तो इन दोनों ऑप्शन में ही कोई सही होगा, ये दोनों हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आपको होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्रोटीन। हीम मतलब आता है आयरन, हिम मतलब क्या होता है आयरन, Fe आयरन को बोलते हैं, प्लस एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, मतलब इसमें आयरन है। तो आयरन, लोहा कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा लोहा। अब दो चीजें बताई हैं। अब आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि जो क्लोरोफिल में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो क्लोरोफिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है। 3 मिल का चौथा अपने आप मिल जाएगा। ये देखिए, हीमोग्लोबिन का बी का फोर ये रहा, बी का 4 मतलब ए का, विटामिन B12 का 2, ये विटामिन B12 का 2, और हीमोग्लोबिन बी का क्या हो जाएगा 4, बी का 4 ये, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज़ देते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।